इससे प्रीवियस वीडियो में बच्चों हमने रीनल ब्लड फ्लो और उसके डिटर्मिनेंट्स को देखा है और अब हम देखेंगे ऐसे कौन से फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स हैं या हार्मोन्स हैं या सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी है हमारी बॉडी के अंदर जो रीनल ब्लड फ्लो को और जीएफआर को रेगुलेट करती है। उससे पहले इस पैरा में ये बात बताई गई है हमें कि हमारे पास जो किडनी का आउटर पोर्शन है जिसे हम रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं वो मेजर ब्लड सप्लाई रिसीव करता है, जबकि जो रीनल मेड्यूला है उसको रीनल ब्लड फ्लो की सिर्फ 1 to 2% ब्लड सप्लाई आती है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये कॉर्टिकल रीजन है, ये मेजर ब्लड सप्लाई रिसीव करेगा, जबकि इस पे सिर्फ हमारे पास जो ब्लड सप्लाई है वो 1 to 2% होगी रीनल प्लाज्मा फ्लो की। और यहाँ पे ब्लड कौन लेके आएगा? पेरिटिब्यूलर कैपिलरी का ही एक नेटवर्क है जिसे हम वाजा रेक्टा कहते हैं, जो लूप ऑफ हेनले के अराउंड लूप ऑफ हेनले की तरह ही अरेंज हुआ हुआ है। अब यहाँ पे कम ब्लड भेजने का मकसद क्या है? अगर आपको याद हो तो कंसनट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए मेड्यूला के इंटस्टिशियम में हाइपर ऑस्मोलैरिटी क्रिएट की हुई थी। अब अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड आता तो वो उन सारे सॉल्यूट्स को अपने साथ बहा के ले जाता, ठीक है, और जो वहाँ पे हाइपर ऑस्मोलैरिटी क्रिएट हुई थी वो डिस्टर्ब हो जाती, इसलिए नेचुरली मेड्यूला की तरफ कम ब्लड भेजा जाता है। तो ये एक बात बताई हुई है कॉर्टेक्स और मेड्यूला के ब्लड फ्लो की, ठीक है। नेक्स्ट बात हम देखते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं हमारे पास जो जीएफआर को और रीनल ब्लड फ्लो को रेगुलेट करते हैं। तो जाहिर सी बात है जो चीज़ रीनल ब्लड फ्लो को कम करेगी, बढ़ाएगी, फिर अगर रीनल ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो जीएफआर भी ज़्यादा होगा, रीनल ब्लड फ्लो कम होगा तो जीएफआर भी कम होगा। तो ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो एट अ टाइम रेगुलेट हो रहे होंगे। जो चीज़ आपने याद रखनी है जीएफआर के डिटर्मिनेंट्स में वो ये कि बेशक हमने जीएफआर के 3-4 मेन डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे, नेट फिल्ट्रेशन फोर्स एंड कोफिशिएंट वगैरह, लेकिन उनमें से सबसे जो प्राइमरी डिटर्मिनेंट है जीएफआर का, एमसीक्यू में भी आता है, वो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी। ये जब चेंज होता है तो मेजर इफेक्ट आता है जीएफआर पे, ठीक है। सेकंड पे कौन सा ऐसा डिटर्मिनेंट है जो इंपॉर्टेंट है जीएफआर को रेगुलेट करने के लिए? वो है कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी। और इन दोनों प्रेशर्स को कौन रेगुलेट करती है? बॉडी की सिंपैथेटिक एक्टिविटी, हार्मोन्स करते हैं, ऑटोकॉइड करते हैं, या कुछ ऐसे फीडबैक मैकेनिज्म जो इंट्रिंसिक हैं, किडनी के अपने मैकेनिज्म्स हैं, उनकी भी बात हम करेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपैथेटिक एक्टिविटी से। सिंपैथेटिक एक्टिविटी रीनल ब्लड फ्लो को और जीएफआर को कैसे रेगुलेट करेगी? तो आपने याद रखना है कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी जब हमारी बॉडी के अंदर एक्टिवेट होती है तो ये क्या करती है? ये हमारी जितनी भी वेसल्स है, चाहे वो एफरेंट आर्टीरियोल्स हैं या इफरेंट आर्टीरियोल्स हैं, उनको कंस्ट्रिक्ट कर देगी। जब वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होंगी तो रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, रीनल ब्लड फ्लो कम होगा तो जीएफआर कम हो जाएगा। तो ये क्या करती है? वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करती है। जब वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देती है तो रीनल ब्लड फ्लो को और जीएफआर को रिड्यूस कर देती है। ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या करेगी कि रीनल ब्लड फ्लो को और जीएफआर को रिड्यूस कर देगी, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात वो ये कर रहा है कि हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी का कोई इतना एज सच इफेक्ट नहीं है नॉर्मल कंडीशंस पे जीएफआर और रीनल ब्लड फ्लो पे। अब सिंपैथेटिक एक्टिविटी बच्चों कब हमारे पास एक्टिवेट होती है? देखो, जब भी हमारे पास जो कैरोटिड साइनस पे पड़े बैरो रिसेप्टर्स हैं वो हमारे ब्लड प्रेशर को सेंस करते हैं, ठीक है, और सिग्नल्स दे देते हैं किसको? ब्रेन को, और वहाँ से सिंपैथेटिक एक्टिविटी इनहैंस हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर थोड़ा सा चेंज आया और बैरो रिसेप्टर्स ने वो रिसीव करके, प्रेशर में चेंज आया उसको रिसीव करके सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को एक्टिवेट किया तो उससे हमारा जीएफआर और रीनल ब्लड फ्लो बहुत हद तक डिक्रीज हो गया। ऐसा नहीं होता, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन पे सिंपैथेटिक एक्टिविटी का एज सच इन्फ्लुएंस रीनल ब्लड फ्लो पे और जीएफआर पे नहीं है। हाँ, अंडर स्वेयर कंडीशंस, ठीक है। जब सिंपैथेटिक एक्टिवेशन बहुत पावरफुली एक्टिवेट होगी हमारी बॉडी के अंदर तब ये दोनों डिक्रीज करेंगे। अब ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें सिंपैथेटिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा पावरफुली स्टिमुलेट हुई होती है? तो आपने याद रखना है कोई भी हेमरेज का केस जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी एक्टिवेट होती है, थ्रू आउट बॉडी में कंस्ट्रक्शन कर देती है, रीनल प्लाज्मा फ्लो को रिड्यूस कर देती है ताकि ऑलरेडी इतना लॉस हुआ है प्लाज्मा का और तो वो यूरिन में मजीद लॉस ना हो और बॉडी में ब्लड वॉल्यूम डेफिशिएंसी क्रिएट ना हो। तो हेमरेज के केस में या फिर हमारे जो डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं जैसे कि इस्कीमिया हो गया, ठीक है, ब्रेन इस्कीमिया हो गया, या इंजरी हो गई, या किसी भी सर्जरी के केस में जब आपको बहुत ज़्यादा बॉडी में से ब्लड लॉस होता है तब सिंपैथेटिक एक्टिविटी बहुत पावरफुली स्टिमुलेट होती है और उस टाइम जीएफआर को और रीनल ब्लड फ्लो को ये रेगुलेट करती है, ठीक है। तो पहली बात हो गई सिंपैथेटिक एक्टिविटी की। दूसरी बात करते हैं हम कुछ हार्मोन्स और ऑटोकॉइड्स की, ठीक है, कुछ हार्मोन्स की और ऑटोकॉइड्स की। हार्मोन्स में वो सबसे पहले 2 हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, एपिनेफ्रीन की, ठीक है, और नॉर एपिनेफ्रीन की। एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन का भी जो रिलेशन है वो सिंपैथेटिक एक्टिविटी जैसा ही है। ये एड्रीनल मेड्यूला से एड्रीनल ग्लैंड से ये रिलीज होते हैं, ठीक है। और ये कब रिलीज होते हैं? जब हमारी बॉडी में कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है, सही है। ये रिलीज होते हैं और ये भी जाके क्या करते हैं कि वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करते हैं। जब ये वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेंगे तो ये जीएफआर को और रीनल ब्लड फ्लो को डिक्रीज कर देंगे। लेकिन ये भी इनका भी जो एक्शन है वो सिर्फ तब होगा जब बहुत ज़्यादा कोई एक्सट्रीम बॉडी में हार्मफुल कंडीशन हो तब होगा, ठीक है, नॉर्मली नहीं होता। एक ये इनकी बात हो गई और एक हम बात करते हैं लोकल ऑटोकॉइड की जिसमें हमारे पास आ जाता है एंडोथेलिन, ठीक है। एंडोथेलिन की वो बात करता है कि एंडोथेलिन हमारे पास एक पेप्टाइड है
जो तब रिलीज़ होता है जब हमारे पास वेसल इंजरी हो। वेसल का जो एंडोथीलियम है जब इंजर्ड होता है तो वहाँ से ये एंडोथीलियन रिलीज़ होता है। एंडोथीलियन करता क्या है कि वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, जो भी वेसल डैमेज होती है उसको कंस्ट्रिक्ट कर देता है ताकि इस डैमेजिंग वेसल की तरफ ब्लड कम आए और यहाँ से ब्लड लॉस कम हो। ठीक है, तो ये ब्लड लॉस को मिनिमाइज कर देता है वेसल को कंस्ट्रिक्ट करके, और ये सिर्फ तब रिलीज़ होता है जब कोई भी वेस्कुलर इंजरी हुई भी होगी। इस तरह ये क्या करता है कि फिजियोलॉजिकल, ये पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशंस में जब रीनल साइड पे कहीं पे भी इंजरी होगी तो एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल्स को कंस्ट्रिक्ट करके जीएफआर को और रीनल प्लाज्मा फ्लो को रिड्यूस कर सकता है। तो अभी तक जो तीनों चारों चीज़ें पढ़ी हैं हमने वो वेजो कंस्ट्रक्टर्स हैं और वो जीएफआर को और रीनल ब्लड फ्लो को कम करने में रोल प्ले करती हैं। जो ये एंडोथीलियन है ये एक पावरफुल वेजो कंस्ट्रक्टर है और बहुत सारी इंजरीज और डिजीजेस के केस में ये रिलीज होता है, जैसे कि वस्कुलर इंजरीज हो गई, टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी में, एक्यूट रीनल फेलियर में या क्रॉनिक यूरेमिया में, इन सारे केसेस में ये रिलीज होगा और ये वेजो कंस्ट्रक्शन करेगा एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल्स की और जीएफआर को, रीनल प्लाज्मा फ्लो को रिड्यूस कर देगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अब हमारे पास आएगी वो आएगा एंजियोटेंसिन 2। ठीक है, सबसे ये इंपॉर्टेंट है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसको हम ज़रा डिटेल में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 का बड़ा इंपॉर्टेंट सा रोल है और बच्चे इसमें थोड़ा कंफ्यूज भी होते हैं, तो इसको जरा हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहली बात ये होती है कि यहाँ पे हमारे पास होती हैं एफरेंट आर्टेरियोल्स, यहाँ पे ग्लोमेरुलर कैपिलरी, और यहाँ पे होती है हमारे पास इफरेंट आर्टेरियोल्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास होता है जी बॉमन कैप्सूल और नीचे ये सारे की सारी प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे हमारे पास जो है वो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब, एंड ये हमारे पास डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, कुछ इस तरह का। यहाँ पे एफरेंट आर्टेरियोल्स के आगे आपको पता है यहाँ पे हमारे पास क्या होती हैं, पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज होती हैं, और ये पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज पर जाके वीनस एंड को ज्वाइन करती हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने समझनी है वो ये कि हमारे पास जब बॉडी के अंदर किसी भी रीज़न की वजह से वॉल्यूम डिप्लीशन है, यानी वॉल्यूम कम है, ठीक है, या बॉडी के अंदर प्लाज्मा लॉस है या कुछ भी कंडीशन है, ठीक है, उस टाइम जो है वो जीएफआर रिड्यूस हो जाता है। जब जीएफआर रिड्यूस होता है तो सोडियम क्लोराइड भी रिड्यूस हो जाते हैं और उनको यहाँ पे सेंस करते हैं मिक्यूला डेंसा। मिक्यूला डेंसा सेल्स जो हैं वो रेनिन रिलीज करते हैं, रेनिन जाके एंजियोटेंसिन 2 बनवाता है। अब ये सारी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, अभी आपने सिर्फ ये समझना है कि एंजियोटेंसिन 2 बन चुका है तो क्या होगा। अब एंजियोटेंसिन 2 के जो रिसेप्टर्स हैं वो यहाँ समझ लो इफरेंट आर्टेरियोल्स पे भी होते हैं और एफरेंट आर्टेरियोल्स पे भी होते हैं, लेकिन जब एंजियोटेंसिन 2 आके एफरेंट आर्टेरियोल्स पे एक्ट करने लगा होता है तो यहाँ पे एफरेंट आर्टेरियोल्स पे प्रोड्यूस हो रहा होता है नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टाग्लैंडिन, जो कि वेजोडाइलेटर हैं, वो इसके वेजो कंस्ट्रिक्टर इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और इफरेंट आर्टेरियोल्स को कंस्ट्रिक्ट करने नहीं देते। क्योंकि बच्चों देखो, अगर एंजियोटेंसिन 2 आके इफरेंट आर्टेरियोल को कंस्ट्रिक्ट कर देता, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट कर देता, तो यहाँ से ब्लड फ्लो यहाँ आ ना सकता, जीएफआर बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता और जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनको बॉडी से एक्सक्रीट ना किया जा सकता। ठीक है, इसीलिए एंजियोटेंसिन 2 के इन्फ्लुएंस में एफरेंट आर्टेरियोल डायलेट हो जाती हैं ताकि जितना भी हमारा रीनल फ्लो है और जीएफआर है वो मेंटेन रहे और टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं वो जीएफआर के साथ यहाँ पहुँच जाए। ठीक है, तो पहला काम इसने ये किया कि इसने जीएफआर को रिड्यूस होने नहीं दिया और हमारे पास क्या कर दिया है कि जीएफआर और जितना भी हमारे पास सॉल्यूट्स हैं और जितना भी वाटर है या सोडियम है वो यहाँ आ गया। ठीक है, अब ये चला तो गया क्योंकि इस पानी के साथ हमने क्या निकालना था, सॉल्यूट्स को निकालना था, लेकिन क्योंकि बॉडी के अंदर पानी की कमी भी है तो हमने पानी को रीअब्जॉर्ब भी करना है, तो उसके लिए एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, एंजियोटेंसिन 2 यहाँ पे वेजो कंस्ट्रक्शन कर देता है। यहाँ पे क्या कर देता है, वेजो कंस्ट्रक्शन कर देता है। इस वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से भी बेशक रीनल प्लाज्मा फ्लो कम है, यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मेंटेन रहेगा और जीएफआर मेंटेन रहेगा। तो एंजियोटेंसिन 2 का एक ये रोल है कि ये जीएफआर को बहुत हद तक रिड्यूस होने नहीं देता, एक्सट्रीम रिडक्शन जीएफआर की प्रिवेंट कर देता है ताकि टॉक्सिक सॉल्यूट्स और सब्सटेंसेस बॉडी में ना रहें, उनको एक सिक्रीट तो कर देता है। सेकंड काम ये क्या करता है, जब यहाँ से हमारे पास क्या करता है कि इफरेंट को कंस्ट्रिक्ट कर देता है तो जितना भी यहाँ से ब्लड आगे जा रहा है, ब्लड फ्लो है वो आहिस्ता आहिस्ता जाता है। ठीक है, अब आपको पता है गाड़ी तेज़ चलेगी तो उसके ऊपर कोई जंप नहीं कर सकता, लेकिन अगर ये गाड़ी आहिस्ता 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 रेंग रही है तो बहुत सारे लोग उसमें जंप कर लेंगे। जब ये ब्लड फ्लो यहाँ से बहुत आहिस्ता 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 गुजरेगा तो जितना भी यहाँ से वाटर है और सोडियम है उसको मैक्सिमली रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और ये वाटर और सोडियम सारे का सारा पेरिटिब्यूलर कैपिलरी के थ्रू सर्कुलेशन में दिया जाएगा और सर्कुलेशन की जो डिमांड थी कि वाटर कम है, वॉल्यूम कम है, उसको भी कंपनसेट किया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, सॉल्यूट्स को रिमूव भी किया जा रहा है। तो ये एंजियोटेंसिन 2 का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि ये स्वेयर रिडक्शन इन जीएफआर को प्रिवेंट करता है और साथ ही साथ बहुत एक्सेसिव रीअब्जॉर्प्शन भी करता है ताकि सॉल्यूट्स को भी निकाल दिया जाए और जो ज़रूरत की चीज़ें थी उनको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आपने समझनी है। और नाइट्रिक ऑक्साइड एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स यहाँ पे पड़े हुए होते हैं एंजियोटेंसिन 2 को यहाँ पे वेजो कंस्ट्रक्शन
प्रोडक्शन नहीं करने देते। लेकिन अगर कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं, आगे क्लिनिकल बताया हुआ है, कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको आप क्या दे रहे हैं, नेसेड्स ड्रग्स दे रहे हैं, ठीक है। नेसेड्स ड्रग्स आप जब उनको दे रहे हैं तो ये नेसेड्स जाके नाइट्रिक ऑक्साइड एंड प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन को क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती हैं। अब ऐसे पेशेंट में जब एंजियोटेंसिन 2 बनता है तो यहाँ पे आके क्या कर देता है, इसको भी कंस्ट्रक्ट कर देता है। जब इसको कंस्ट्रक्ट कर देता है तो GFR एंड रीनल ब्लड फ्लो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है और ऐसे पेशेंट फिर हाइपरटेंसिव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने इस चीज़ का जो है वो यहाँ पे ख्याल रखना और इस चीज़ को समझना है। आगे हम इसमें थोड़ी डिटेल में भी बात करेंगे। एंजियोटेंसिन 2 के अलावा यहाँ तक हमने जो पढ़ ली हैं वो वेजोडाइलेटर्स हैं। अब हमने तो वेजो कंस्ट्रक्टर्स भी पढ़ने हैं, ठीक है। वेजोडाइलेटर्स में आपने याद रखना है कि वो कौन कौन से थे जिन्होंने हमारे पास, वेजो कंस्ट्रक्टर में जो कौन से थे जिन्होंने वेसल्स को कंस्ट्रक्ट किया है, और उनमें हमारे पास जो है वो सिंपैथेटिक एक्टिविटी थी जो कि मेजर रेगुलेटर नहीं है सिवाय एक्सट्रीम कंडीशंस के। उसके अलावा एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन थे, वो भी स्वेयर कंडीशंस में एक्ट करते हैं। एंडोथेलिन था, तो एंडोथेलिन सिर्फ तब रिलीज होता है जब वस्कुलर इंजरी का केस हो, यूरीमिया, टॉक्सीमिया वगैरह के केसेस में, ठीक है। एंड देन एंजियोटेंसिन 2 है। एंजियोटेंसिन 2 भी तब रिलीज होता है जब बॉडी के अंदर वॉल्यूम डिप्लीशन हो। एंजियोटेंसिन 2 वॉल्यूम डिप्लीशन के रोल के केस में रिलीज हो रहा था और ये क्या कर रहा था कि स्वेयर रिडक्शन इन GFR को भी प्रिवेंट कर रहा था। उसके अलावा ये इफ्रिन को कंस्ट्रक्ट करके जो रीअब्जॉर्प्शन थी उसको बढ़ा के वॉल्यूम को भी न्यूट्रलाइज कर रहा था, ठीक है। अब ये तो सारे के सारे हो गए वेजो कंस्ट्रक्टर। अब 2-3 वेजोडाइलेटर भी बुक के अंदर बताए हुए हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं। एक हमारे पास होता है एंडोथेलियन ड्राइव नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड मैंने आपको पहले भी बताया है, ये किडनी की वेसल्स को क्या करता है, डायलेट करके रखता है, ठीक है। अगर नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं होगा या फिर कुछ ऐसी इंजरी हो गई है जिसकी वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन इम्पेयर हो गई है, या पेशेंट को हमने ऐसी ड्रग्स दे दी हैं जिसकी वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड की जो प्रोडक्शन है वो इनहिबिट हो गई है, तो वेसल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, कंस्ट्रक्ट हो जाएंगी और इनका जो रीनल फ्लो है और GFR है वो रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से प्लाज्मा का जो ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता जाएगा और हाइपरटेंशन क्रिएट करेगा। स्पेशली थेरोस्क्लेरोसिस के पेशेंट में और हाइपरटेंसिव पेशेंट को नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हुए या इस तरह की ड्रग्स जो नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को इम्पेयर कर सकती हैं, खास ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा दूसरा जो दिखाया हुआ है, बताया हुआ है हमें बुक के अंदर, वो प्रोस्टाग्लैंडिन और ब्रेडिकाइनिन है, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन में भी E2 और I2 वेजोडाइलेटर्स हैं और उसके अलावा जो ब्रेडिकाइनिन है वो भी वेजोडाइलेटर है, वेसल्स को डायलेट करके रखता है। स्वेयर रिडक्शन इन GFR एंड रीनल प्लाज्मा फ्लो को ये प्रिवेंट करते हैं। अगेन ऐसी ड्रग्स जो इनकी प्रोडक्शन को इनहिबिट कर सकती है वो GFR को स्वेयर हद तक रिड्यूस कर सकती है। तो ये हमारे पास सारे के सारे फैक्टर्स हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑटो रेगुलेशन ऑफ GFR एंड रीनल ब्लड फ्लो को डिस्कस करेंगे।